Welcome students on my YouTube channel Masters Physics by Aman Sir. Dear students, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर के अंत तक बने रहें और आज का कॉन्सेप्ट जरूर सीखें। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अगर आपके मन में कहीं कोई सवाल उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस calculation of electric field due to uniformly charged non-conducting sphere and calculation of electric field due to a uniformly charged long metal cylinder। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो लेक्चर के अंत तक बने रहें। आज हम लोग दो नए कॉन्सेप्ट्स सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था किसी भी चार्ज्ड मेटल स्फीयर की वजह से। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई चार्ज्ड मेटल स्फीयर सॉलिड में हो, यानी ये सॉलिड स्फीयर हो, चाहे ये चार्ज्ड मेटल स्फीयर हॉलो हो, ये कैसा हो, हॉलो हो, या फिर कोई एक आपके पास हॉलो हो चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट हर एक पॉइंट पे एक ही जैसा आता है। कैसे कि अगर मान लीजिए ये सॉलिड है और ये हमने इसके ऊपर क्या किया, प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया। तो जब आप चार्ज सप्लाई किया आपने, तो चार्ज कहाँ आ गया, आपने जो चार्ज दिया वो चार्ज इसके सरफेस पर आ गए, है ना। जो एक्सेस चार्ज आपने प्रोवाइड करा वो कहाँ आ गए, इसके सरफेस पे। तो इस चार्ज के लिए ये बॉडी जो है ये तो फिर से क्या हो गया, हॉलो ही हो गया, क्योंकि चार्ज तो कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया, तो ये हॉलो ही हो गया। तो इसमें भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो क्या है, जीरो है। अब अगर आप यहाँ पे बात करें, पहले से ही ये हॉलो है, अंदर मटेरियल है ही नहीं। अब अगर आप चार्ज सप्लाई करोगे तो वो चार्ज आप कहाँ दोगे, वो इसके सरफेस पे दोगे। अब आप सरफेस पे दोगे और ये मेटल है, तो सरफेस पे चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ इस मैनर में। अब भी आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और आउटसाइड सेम टू सेम हमारा इस केस के जैसा, इस सॉलिड मेटल स्फीयर के जैसा ही काम करेगा। अब हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब मान लो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज फ्रीली तो मूव करता नहीं है, तो चार्ज हमने अलग अलग जगह पे कुछ इस तरह से ही प्लेस कर दिया। अब ये तीनों के तीनों केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, जीरो है। तो तीनों के तीनों केस में अगर आप आउटसाइड बात करो, ई आउटसाइड फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो तीनों के तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर ऑल थ्री केसेज। जितने भी तीनों केस हैं उन तीनों केस के लिए। अगर आप सरफेस पे बात करो तीनों केस के लिए, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू आर लिखेंगे और वो होगा के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी आपका फॉर ऑल थ्री केस के लिए, जो भी आपने अभी केस के ऊपर बात करा, ये तीनों केस के लिए यही रहेगा। और अगर आप ई इनसाइड की बात करो, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, तब ये जो वैल्यू होगा ये जीरो के बराबर होगा, और ये भी तीनों केस के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि आपने केवल एक के ऊपर कॉन्सेप्ट सीखा था और वही रिजल्ट आपके इन दोनों के लिए भी काम आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपने सॉलिड स्फीयर में क्या दिया था,
सॉलिड स्फीयर में आपने चार्ज को सप्लाई किया था, तो चार्ज सप्लाई होने के बाद चार्ज कहाँ आ गए थे, इसके सरफेस पे आ गए थे। तो चार्ज के लिए ये सॉलिड बॉडी जो है, फॉर चार्ज दिस सॉलिड बॉडी विल appear as a hollow one, है ना। ये चार्ज के लिए हॉलो है, लेकिन मास के लिए तो सॉलिड है। और आप बात किसकी कर रहे हैं, आप चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो चार्ज के लिए तीनों का तीनों हमारा होलो हो गया, और तीनों में ही चार्ज जो है हमारा वो कहाँ पे है, उसके सरफेस पे है। तो तीनों का रिजल्ट तीनों मतलब चार्ज मेटल सॉलिड स्फीयर हो, या चार्ज मेटल होलो स्फीयर हो, या होलो चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन तीनों का जो रिजल्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम रहेगा। चलिए सीखते हैं हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसको कि चार्ज किया गया है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसका रेडियस r है, और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया। तो चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद इन द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, विद इन द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम। तो अगर आप बात करो कि इसके लिए कौन से चार्ज डेंसिटी का आप यूज करोगे, तो आप यूज करोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। क्या यूज करोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का आप यूज करोगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं, रो कूलम पर मीटर क्यूब। क्या लिखते हैं आप, रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो ध्यान से यहां देख लीजिए, रो को कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। जितना आपको चार्ज लेना है उतना ही वॉल्यूम। अगर आप टोटल चार्ज ले रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम, है ना। तो अगर आपने प्लस क्यू चार्ज लिया जो कि पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो आपका कितना आएगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका रो का वैल्यू हो गया, दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा ये वाला पॉइंट जो है, जो सेंटर है, उसको सी से डिनोट किया, और प्रीवियस केस की तरह ही अगर मैंने इसमें 3 पॉइंट एज्यूम किया, एक पॉइंट को मैंने यहाँ कहा ए, एक पॉइंट को मैंने सरफेस वाले पॉइंट को बी कहा, और सबसे आउटसाइड वाले पॉइंट को पी मान लो, क्योंकि सी हमने तो पहले ही सेंटर को एज्यूम कर लिया है, पी एज्यूम किया। तो सबसे पहले मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए चलूंगा, और आउटसाइड पॉइंट जो है सेंटर से मान लो r डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन से आप जानते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट स्फीयर विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। तो हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। यानी अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, और केस फर्स्ट में लिखूं मैं आउटसाइड द स्फीयर लिखूं, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन r के लिए मैं चला हूं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एट पॉइंट P। क्या लिख सकते हैं, K इंटू क्यू अपॉन में वॉट, आर स्क्वायर। K इंटू क्यू अपॉन में वॉट, आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ आर के, है ना, स्क्वायर ऑफ आर के। अब अगर मैं सरफेस पे बात करूं, तो सरफेस भी इसी से चूंकि रिलेटेड है, तो वो भी बहुत ही आसान होता है, दैट इज केस 2। केस 2 कहने का मतलब एट द सरफेस, और एट द सरफेस में
स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। तो आप स्मॉल आर को प्रीवियस केस में रिप्लेस करिए कैपिटल आर से, तो आप आ जाएंगे बी पॉइंट पे, और ये हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये आपने केस 2 कैलकुलेट कर लिया। जो मेजर वन है, जो मेजर वन है दैट इज केस 3, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, है ना। यानी इनसाइड द सरफेस, कहाँ, इनसाइड द सरफेस की आप बात कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर स्मॉल आर लेस देन आर। यानी अगर आप मान लो कि आप यहाँ के लिए बात कर रहे हो स्मॉल आर, है ना, ये हम आपका स्मॉल आर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप एक स्फीयर डिजाइन कर दीजिए। तो आपने इसके अकॉर्डिंग एक स्फीयर बना दिया। अब ये स्फीयर जो है, ये स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर हो गया। इस स्फीयर का जो रेडियस हो गया वो स्मॉल आर हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया इस छोटे से स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कितना हो गया वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। यही हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम जानते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनसाइड चार्ज निकालना पड़ेगा। क्यू इनसाइड क्या है, कितना चार्ज इस स्फीयर के क्या है, इस स्फीयर के अंदर है, कितना चार्ज इस स्फीयर के वॉल्यूम में है। तो आप जानते हैं कि, आप जानते हैं क्या कि 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब में टोटल चार्ज है ना। आप क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब में क्या है, टोटल चार्ज है। 4/3 पाई आर क्यूब में जो चार्ज है वो टोटल चार्ज है। तो इतने वॉल्यूम में अगर टोटल चार्ज है तो 1 में कितना होगा, तो Q अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना होगा, जो कि इनसाइड वॉल्यूम है। तो उसको कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना। ये जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो इनसाइड जो चार्ज आपका निकल गया वो क्या निकल गया, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये आपका क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, सॉरी चार्ज निकल गया इनसाइड। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चाहिए। इनसाइड कहने का मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो आप क्या लिखेंगे, के क्यू इन बाय डिस्टेंस कितना है सेंटर से आर, तो के क्यू इन बाय आर स्क्वायर। देखिए आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहाँ चाहिए, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट सी से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस चार्ज की वजह से जो इनसाइड में चार्ज है वो कहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं आप, कि सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और ए उसका सरफेस है, ए उस स्फीयर का क्या है, सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू इन बाय आर स्क्वायर। और आपने के क्यू इन कितना निकाला हुआ है, क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो हुआ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो हुआ, वो क्या आया, के क्यू आर बाय कैपिटल आर का होल क्यूब। यही आया ना जी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर के। तो आपके पास 3 रिजल्ट आ गए, आपके पास क्या आ गए, 3 रिजल्ट आ गए, इनसाइड का, सरफेस का और आउटसाइड का। अब अगर हम लोग यही रिजल्ट को, अब अगर हम लोग इसी रिजल्ट को रो के टर्म्स में लाना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो आपने देखा था कि रो जो हमारा था वो क्या था, Q अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से कैपिटल Q को आप रिप्लेस कर सकते हैं रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब में। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आपका क्या हो जाएगा, देखिए के आर बाय आर क्यूब बाहर कर लीजिए और क्यू के जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख दीजिए। तो यहां से आर क्यूब कैंसिल,
है ना। और के को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, मल्टीप्लाई बाय आर इंटू रो इंटू 4 पाई अपॉन में 3। 4 पाई से 4 पाई खत्म, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आया वो आया ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों ही केस में देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, क्योंकि रो तो कांस्टेंट रहेगा और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ भी आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो अब हमारा क्या बचा, अब बचा हमारा प्लॉट करना। तो चलिए हम लोग अब प्लॉट करते हैं ई और आर के बीच में ग्राफ। तो ये हमारा ई है और ये हमारा आर है, और एक हमारा कंडीशन है क्या, स्मॉल आर इक्वल्स टू आर, स्मॉल आर लेस देन आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। सबसे पहले लेस देन आर के लिए बात करिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि कैसा डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनेगा लाइक ऐसा, है ना। तो ये हो गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पे आए, सरफेस पे कितना रिजल्ट आया था, सरफेस पे रिजल्ट आया था k³/r²। और आउटसाइड द सरफेस क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², फिर से ऐसा बनेगा और इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर लिया ई और आर के बीच में किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टर चार्ज्ड बॉडी के लिए, चार्ज्ड है ना, स्फीयर के लिए। तो आपने ये बात आपने ये कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सीखते हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग मेटल सिलेंडर की वजह से। तो सबसे पहले ये आपके पास एक चार्ज्ड लॉन्ग मेटल सिलेंडर दिया हुआ है, और इसके लिए आप ये जान लें कि जब जैसे ही वर्ड लॉन्ग यूज किया, लॉन्ग यूज करने का मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ का हुआ, तो इसका लेंथ के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। दूसरा चीज क्या, कि इसका जो नेचर है वो मेटल है। तो जब ये मेटल है और आप इसके ऊपर जब आप चार्ज सप्लाई करोगे, जब आप इसके ऊपर चार्ज सप्लाई करोगे, तो भले ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, भले ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन ये चार्ज जो है वो कहाँ आ जाएगा, इसके आउटर सरफेस पर। ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके आउटर सरफेस पर। इसके वॉल्यूम में तो चार्ज रहेगा ही नहीं, इसके वॉल्यूम में चार्ज रहेगा ही नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो चार्ज हो जाएंगे वो आउटर सरफेस पर आ जाएंगे। और इस सिलेंडर का जो रेडियस है, जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो क्या है, हमने कैपिटल आर माना है। क्या माना है, कैपिटल आर माना है। अब इसके अलग अलग कंडीशन के लिए आप बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान जाएं कि अगर सारे के सारे चार्ज सरफेस पे आ गए, व्हेन वी सप्लाई अ चार्ज टू solid metal long cylinder, then due to mutual repulsion all charges will reside on its outer surface only, outer surface, on its outer surface only। कहाँ, आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस ओनली। और जब ये सरफेस आउटर पे आ गया तो आप जानते हैं कि ई इनसाइड क्या होना है, जीरो होना है, यानी इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो होना है। ये बात तो आपको कंफर्म हो गया। अब आप इसके लिए 3 पॉइंट की बात करें। एक पॉइंट जो आपका यहाँ है, इस एक्सिस के सिलेंडर का ये जो एक्सिस है, इस सिलेंडर के इस एक्सिस से स्मॉल आर या दूरी पर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, सरफेस जो है
वो बी पे है और आउटसाइड जो है वो पी पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आउटसाइड पॉइंट जो कि एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर से, इसको आप कह सकते हो क्या, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है ना। और चार्ज के लिए ये सॉलिड मेटल सिलेंडर जो है ये हॉलो है ना। फॉर चार्ज सॉलिड मेटल सिलेंडर इज अ हॉलो वन। ये क्या है, एक हॉलो वन है। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो आप ध्यान से फोकस करिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो है ना परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरह से, है ना। ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। और ऐसे फील होगा जैसे कि एक एक्सिस से ये बाहर निकल रहे हो, जैसे कि कहाँ से निकल रहे हो, रेडियली आउटवर्ड हो रहे हो एक्सिस से। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज था, क्या था हमारे पास, कोई लाइन चार्ज था, तो उस लाइन चार्ज पे लैम्डा कूलम पर मीटर है ना हमारा चार्ज डेंसिटी होता था। और उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था आर डिस्टेंस पे, वो क्या होता था, 2k लेमडा बाय आर, यही होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी रिसेंबल करता है जैसा अभी हमने लॉन्ग मेटल सिलेंडर के लिए बनाया है। जैसा अभी हमने लॉन्ग मेटल सिलेंडर के लिए बनाया है, ये इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस लाइन चार्ज की, ये हमारा क्या है, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी आउटसाइड पॉइंट लें और उस पी के लिए डिस्कस करें, यानी फॉर आउटसाइड पॉइंट पी, और हम लोग लिखें आर ग्रेटर देन आर, और ये हमारा केस फर्स्ट है, तो मैं लिख सकता हूं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द line charged wire the metal cylinder will also assumed as a line charge, यानी ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमेट्री की वजह से जो इससे रिसेम्बलेंस करता है ना, लाइन चार्ज वायर से रिसेम्बलेंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा मेटल सिलेंडर भी एक लाइन चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है। बट स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे हमारे पास मेटल सिलेंडर है और चार्ज कहाँ पे आ गया, इसके आउटर सरफेस पे। तो जब चार्ज सरफेस पे आ गया तो इसके लिए डिसाइड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। और सिग्मा का यूनिट होता है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा का यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखते लाइन चार्ज की वजह से, तो आप लिखते 2k लेमडा बाय आर। बट आपको क्या करना पड़ेगा, लेमडा को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिग्मा में, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। ये क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा को कैसे सिग्मा में कन्वर्ट करें, तो लेमडा का यूनिट होता है क्या, कूलम पर मीटर, और सिग्मा का यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। मुझे क्या करना है, लेमडा को सिग्मा के रिस्पेक्ट में लिखना है,
इसका मतलब इसमें अगर मैं सिग्मा वाले में अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा, यानी लेमडा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखो कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, उस क्रॉस सेक्शन का रेडियस r है और चार्ज तो इसके सरफेस पे आया है ना जी। सरफेस कहने का मतलब एक तरह से इसका तो ये सरकमफेरेंस हुआ, बोलिए हाँ या ना, इसका सरकमफेरेंस हुआ। तो सरकमफेरेंस को आप क्या लिख सकते हो, 2πr, दिस इज सरकमफेरेंस, दिस इज व्हाट, सरकमफेरेंस, बोलिए हाँ या ना। इसी इसी सरफेस पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसके सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आर रेडियस का हमारा क्रॉस सेक्शन है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr का हो जाएगा। तो लेमडा को आप क्या लिख सकते हैं, लेमडा को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2πr, लेमडा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 2πr। इस तरह से आप क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, और ये आपका यूनिट में चेंज हो गया कूलम्ब पर मीटर। ये किस में चेंज हो गया, कूलम्ब पर मीटर। देखिए इसका यूनिट क्या, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या, मीटर। तो ये मीटर को कैंसिल कर देगा तो कूलम्ब पर मीटर बच गया ना जी। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी, उसको आप क्या लिखेंगे, 2k बाय स्मॉल r, और लेमडा को लिखेंगे सिग्मा इंटू 2πr। क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2πr। अब यहाँ पे देखिए आप k को लिख दीजिए 1/4πε0 सिग्मा इंटू 2π कैपिटल R बाय ये वाला स्मॉल r। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये 2 टाइम्स में 2 से 2 खत्म, यानी ये कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये आया आपका सिग्मा R बाय ε0 r। अब आप खुद बता दीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आर के। ये रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसी के हेल्प से आप सरफेस पर भी निकाल सकते हैं, यानी अगर आप केस 2 की बात करना चाह रहे हैं, एट द सरफेस, कहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, सरफेस के ऊपर, यानी स्मॉल r इक्वल्स टू अब किसके बराबर होगा, कैपिटल R के ऊपर होगा। तो ये देखिए सरफेस पे जब आप आएंगे, सरफेस कहने का मतलब आप बी पॉइंट पे आएंगे, तो बी पॉइंट पे जब आएंगे तो स्मॉल r को खींच के किसके बराबर लिख सकते हैं, कैपिटल R के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने जो अभी ये रिजल्ट कैलकुलेट किया है ये वाला, इसमें स्मॉल r को रिप्लेस करेंगे किससे, कैपिटल R से। तो ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो हो जाएगा वो सिग्मा r बाय ε0 इंटू स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया। अब कैपिटल R खत्म हो गया, यानी ई एट बी या ई एट सरफेस है ना, कितना आया हमारा, सिग्मा अपॉन में ε0। तो ये हमारा सरफेस का रिजल्ट आ गया, जो कि हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इनसाइड तो सबसे आसान है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको इनसाइड भी के बारे में ही बताया। इनसाइड द सरफेस यानी स्मॉल r लेस देन r। और अब आप कहाँ पे हैं, ध्यान से देख लीजिए, अब आप डायग्राम में कहाँ पे हैं, ए पॉइंट पे। और आप बताइए कि ई इनसाइड जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे चार्ज कहाँ चले गए थे, इसके आउटर सरफेस पे। कहाँ चले गए थे, आउटर सरफेस पे। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R के लिए आपका ई इनसाइड जो है वो 0 होगा। दैट मीन्स ई एट ए जो होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ई एट ए जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है। 3 रिजल्ट है, अब तीनों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हर बार एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच में, ई और आर के बीच में। तो ये हमारा ई है और ये हमारा आर है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले एकदम मीडियम वाला पॉइंट, बीच वाला जो होता है वो हमारा स्मॉल आर इक्वल्स टू आर, फिर स्मॉल आर लेस देन आर, और इधर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। लेस देन आर वाला यही कंडीशन है ना, ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो इधर आप लाइन दो चाहे नहीं दो, अगर देना चाहो, अगर आप देना चाहो तो आप ये लाइन यहाँ देंगे, ठीक है। अब एट द सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा अपॉन में ε0। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन में ε0। और आउटसाइड द सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर
ये बना दीजिए, हो गया। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर आउटसाइड द सरफेस। और इस तरह से आपने क्या ग्राफ प्लॉट कर लिया ई और आर के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप बारीकी से समझिए और मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश किया है आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करिए और अपने नॉलेज को गेन करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन।